हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी स्टूडेंट क्लास 10 में हैं और बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, तो इस वीडियो में हम लोग सामाजिक विज्ञान के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आपका सामाजिक विज्ञान में 85% पक्का हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 85% प्लस आप इस वीडियो को देखकर ला सकते हो, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग सारे बहुविकल्पीय प्रश्न भी देखेंगे और लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय सारे प्रश्नों को देखने वाले हैं। और ये वे प्रश्न है जो बिल्कुल वायरल हैं, बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने देख लिया तो आप 85% प्लस आप सामाजिक विज्ञान में पक्का कर लोगे, ठीक है। और वे क्वेश्चन देखेंगे जो बोर्ड परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। इसको आने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ऐसा ही मैं सारे बच्चों को बताता हूं और उनके 85, 90, 95% लाते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। तो ये सोशल साइंस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो चलो शुरू करते हैं सामाजिक विज्ञान के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। कुछ नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न से स्टार्ट करते हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क्स का यानी कि 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, ठीक है। 1 मार्क्स आपका फिक्स हो जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसका था या किसकी थी, ठीक है। जितने भी ऑब्जेक्टिव आते हैं बोर्ड एग्जाम में सब फिक्स हो जाएंगे, ठीक है। तो जर्मनी के एकीकरण में जो मुख्य भूमिका था वो किसका था या किसकी थी, ठीक है। ऑप्शंस आपके पास हैं, का है ऑटो वन बिस्मार्क, खा है विलियम प्रथम, गा है हिटलर एंड गा है मैथ्सनी। तो माय डियर स्टूडेंट, जो जर्मनी का एकीकरण है उसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका था वो ऑटो वन बिस्मार्क का था। किसका था? ऑटो वन बिस्मार्क का, ठीक है। समझ में आ गया ना? नोट कर लेना, आपसे रिक्वेस्ट है। ये वे क्वेश्चन हैं जो बोर्ड एग्जाम में 100.1% आएंगे, तो इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, नोट कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी स्थापना कब हुई? 1885 में, 1904 में, या फिर हमारा 1857 में, या फिर 1855 में? तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो वो हुआ था 1885 में। देखो, वे क्वेश्चंस हम बता रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे तो आपको पूरे बुक में, आपकी गाइड में बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वो भी पढ़ाया जाएगा, बट अभी मैं ये गेस्ट क्वेश्चन इसलिए बता दे रहा हूं कि आपके पेपर हैं, पेपर बोर्ड एग्जाम का भी है, तो आप पहले से अलर्ट रहो, तैयार रखो, ठीक है। हो सकता है कब वार हो जाए, किसी को पता नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? जो कपास की खेती है उसके लिए कौन सी मृदा सबसे अच्छी है, कौन सी मृदा सबसे अच्छी मानी जाती है? तो ऑप्शन का है काली मृदा, खा है लाल मृदा, गा है जलोढ़ मृदा, लेटराइट मृदा। तो देखो, काली मृदा, देखो ये का से कपास और का से क्या होता है? काली मृदा। ध्यान रखना, थोड़ा सा ट्रिक भी याद रखना। तो कपास की खेती के लिए काली मृदा सबसे अच्छा है। क्यों? क्योंकि काली मृदा को काली कपास की मृदा भी कहते हैं, ठीक है। तो इसलिए कपास की खेती के लिए बच्चों काली मृदा बेस्ट है। और अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आए, लिख कर आना, टिक लगा कर आना, OMR सीट आए तो वहां छोड़कर मत आना, बिल्कुल तैयार कर लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, इनमें से कौन सी रबी फसल है? इनमें से कौन सी जो है वो एक रबी फसल है? ऑप्शन नंबर का है चावल, खा है चना या काला चना, गा है मोटे अनाज या तिल। तो इसमें से कौन सी है जो एक रबी फसल है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रबी फसल जो है वो है चना या काला चना, ठीक है। चना या फिर काला चना जो है वो इन चारों में से, जो कोई चावल है, मोटे अनाज है, चना या काला चना, तिल, तो इन चारों में से जो हमारा रबी की फसल है वो है चना या काला चना, ठीक है। तो 4 नंबर क्वेश्चन तक समझ में आ गया, इसको नोट कर लो, फिर मैं नेक्स्ट पेज पर आप लोगों को अगला क्वेश्चन समझाता हूं। बट ये नोट कर लेना, बोर्ड एग्जाम में आएगा जरूर, तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि नोट्स बना लो। जो भी बोर्ड एग्जाम में आए छोड़कर मत आना, इसलिए मैं आपको हर एक क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, मैराथन वीडियो भी करा रहा हूँ, बड़े बड़े वीडियो 1-1 घंटा 2-2 घंटा का, एंड साथ में हम आप लोगों को मॉडल्स भी सॉल्व करा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग देखो, क्वेश्चन नंबर 5 है कि झारखंड में स्थित जो कोडरमा है वो निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? देखो, झारखंड एक राज्य है जो कि भारत का एक राज्य है, और वहां एक कोडरमा, एक जैसे कोयला खान होता है, सोना का एक जगह होता है, वैसे एक कोडरमा नाम है, ठीक है। तो कोडरमा जो है वो किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? वहां सबसे ज्यादा किसका उत्पादन किया जाता है? जैसे हर जगह किसी न किसी चीज का उत्पादन किया जाता है, तो वैसे कोडरमा नाम है। तो बॉक्साइट का, अर्वरक का, लौह एस का या तांबा का? तो माय डियर स्टूडेंट, जो झारखंड में स्थित कोडरमा है वहां अर्वरक
का उत्पादन किया जाता है। किसका? अर्वरक का उत्पादन किया जाता है। किस खनिज का? अग्रणी उत्पादक है, अर्वरक का अग्रणी उत्पादक है। ठीक है, नोट करते रहना, बोर्ड एग्जाम में आएगा। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो कहोगे सर ने पढ़ाया था, काश मैं पढ़ लेता। देखो, जब बोर्ड एग्जाम में आपको पूरे एक साल 365 दिन होता है एक साल में, और आपका पेपर 3 घंटा होता है, मतलब 365 दिन आपने क्या पढ़ा उसका रिजल्ट आपको 3 घंटे में दिखाना है लिख कर। तो जब आपके पास ताकत होगा, आपने पढ़ा होगा, जब आप एक अच्छे लेवल पे पढ़ाई किए होंगे 365 दिन में एक साल में, तभी तो आप 3 घंटे में उसको व्यक्त कर पाएंगे। बड़ी बात है। और बड़ी बात वही कर पाता है जिसके अंदर ताकत, जोश, जुनून होता है कुछ करने का, कुछ कर दिखाने का और टॉपर बनने का, तो वही कर भी पाएगा। ठीक है, तो भारत में जो मताधिकार की आयु है वो क्या है? 21 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष या 18 वर्ष। तो मताधिकार की आयु सारे स्टूडेंट को पता है। अगर नहीं पता है तो इसका मतलब आप थोड़ा सा पीछे हो। ठीक है, लोगों से मिलते नहीं हो। मताधिकार की जो आयु है वो 18 ईयर है, यानी कि 18 साल के अगर आप हो जाते हैं तो मत, यानी कि वोट जिसे कहते हैं, जिससे आप ये कर सकते हो कि हमारा सरकार कौन बनेगा, वो देने का अधिकार हो जाता है। ठीक है, तो भारत में जो मताधिकार की आयु हो कितना है? 18 ईयर। क्वेश्चन नंबर 7 आ जाओ भाई। देखो, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक पर आधारित हैं। सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक पर हमारी इन चारों में से क्या आधारित हैं? रोजगार की शर्तें, या हमारा आर्थिक गतिविधि, या उद्यमों के स्वामित्व, या फिर कोई नहीं। तो इन चारों में से हमारा कौन सा है जो सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक पर आधारित है? ठीक है, तो इन चारों में से जो हमारा सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक में वो है उद्यमों का स्वामित्व। क्या है? उद्यमों का स्वामित्व। गा वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई, 8 नंबर। ठीक है, 8 नंबर है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भैया कब पारित किया गया? ऑप्शन हैं आपके का वाला 1882 में, खा है 1986 में, 1985 में, या फिर 1984 में। तो भारत में जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है वो कब पारित किया गया? तो वो बच्चों पारित किया गया था 1986 में। कब पारित किया गया था? 1986 में। अब देखो, ये वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है कि आप लोग वो क्वेश्चन तैयार कर लो जो बोर्ड एग्जाम में आएंगे। ठीक है, अब ये मैं 8 MCQ बता रहा हूँ, ओनली 8। अब आप कहोगे सर 8 ही MCQ क्यों बताया? बोर्ड एग्जाम में तो 20 आता है, बट ये समझ लो कि इन 20 MCQ में से 8 आपके फिक्स हो गए, क्योंकि ये आएंगे। मतलब ये मैं दावा इसलिए दे रहा हूं कि आएंगे क्योंकि ये समझ लो पेपर लीक है, बस यही समझ लेना। ठीक है, तो ये 8 तैयार कर लेना, और भी बाद में बताऊंगा। हमारे पास जैसे टाइम मिलेगा मैं आपको शेयर कर दूंगा सारे क्वेश्चन जो 20 हैं, बट अभी हम 8 ही शेयर कर रहे हैं क्योंकि 8 ही आपको तैयार कर लेना है ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव में आप ये 8 तैयार कर लो, आपका 8 नंबर फिक्स है। अब हम लोग देखते हैं जो हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, अति लघु उत्तरीय तो आपकी बार आएगा नहीं, तो अति लघु उत्तरीय हम लोग नहीं देखेंगे, डायरेक्ट लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय देखते हैं, फिर मानचित्र वाले प्रश्न हम लोग भी देखेंगे कुछ। तो माय डियर स्टूडेंट, अब हम लोग जो लघु उत्तरीय प्रश्न है वो स्टार्ट करते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स का आएगा। कितने मार्क्स का आएगा? 4 मार्क्स का, यानी कि 4 नंबर का। अब इसको आपको कैसे लिखना है? देखो, क्वेश्चन आपके सामने हैं भाई, क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में दिया रहेगा, अथवा भी लगा रहेगा, या करके, मतलब या करके दिया रहेगा कि आप इसे करो या दूसरा कोई भी कर सकते हो। आपके पास ऑप्शंस हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं आता तो नहीं कर सकते हो, मतलब नहीं आता तो भी आप दूसरा करो। और हाँ, सोशल साइंस में एक बात याद रखना। ठीक है, आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी दी गई, समझ लो ये बोर्ड एग्जाम की कॉपी है। तो अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता ना तो कॉपी सादी मत छोड़कर आना, ब्लैंक पेज मतलब जो सादी कॉपी उसको छोड़कर मत आना। याद रखना, ये है सोशल साइंस, इसको कोई नहीं याद कर पाता। मैं अपने दिल की बात बता रहा हूँ, मुझे भी जल्दी याद नहीं होता था। इतने बड़े लॉन्ग क्वेश्चन किसी को जल्दी नहीं याद रहा। अगर आपको नहीं आता ना भाई, बना कर लिख देना, आपको कुल मिला के एक नोट्स टाइप का बना कर लिख देना, उससे रिलेटेड हो उस चीज को। मतलब जर्मनी का एकीकरण नहीं आता भाई, जर्मनी का एकीकरण का नाम आना चाहिए इसमें, बार बार उसका नाम लिखो और कुछ ना कुछ लिखो भाई। युद्ध हुआ था तो एकीकरण हुआ, तो एकीकरण मतलब बंटवारा होगा, ये होगा वो होगा, तो कुछ ना कुछ लिखो, खाली छोड़कर बताना। और मैं गारंटी देता हूं अगर आप गलत सही भी लिख कर आ गए, या 80% फिक्स है सोशल साइंस में। बट हाँ, ये केवल लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय में चलेगा, ऑब्जेक्टिव में नहीं चलेगा, और हाँ मानचित्रकार में नहीं चलेगा। तो इसलिए ऑब्जेक्टिव और मानचित्रकार को बिल्कुल फिक्स कर लेना, और इसमें आप भर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
तो भैया लघु उत्तरीय प्रश्न जो बता रहे हैं उसे तो तैयार ही कर लो थोड़ा सा मेहनत करके। तो पहला प्रश्न, जर्मनी का एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में पता लगाइए। ठीक है, जो जर्मनी का एकीकरण हुआ था उसकी जो प्रक्रिया है उसका संक्षेप में पता लगाओ। तो देखो, राष्ट्रवादी भावनाएं जो है, राष्ट्रवादी भावनाएं मध्य वर्गीय जर्मन लोगों में काफी ज्यादा व्याप्त थी। मतलब जो राष्ट्रवादी भावनाएं हैं, राष्ट्र के प्रति जो उनकी भावनाएं हैं वो मध्य वर्ग में जर्मन लोग आते थे उनमें काफी ज्यादा व्याप्त थी। और उन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था। उनका कहना है कि उन्होंने 1848 में क्या किया, मैं जर्मन महासंघ के जो विभिन्न इलाके हैं, विभिन्न इलाकों का मतलब है जो वहाँ के क्षेत्र हैं, वहाँ के गांव हैं, वहाँ की चीजें हैं, उनको इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया। ठीक है, कुछ नया करने का अच्छी चीज है, मगर इस पहल को राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दी। अब दो चीज, एक तो वहां के राजा जो थे, ठीक है, सन की, और एक फौज। अब जब राजा उनकी तरफ नहीं है तो फौज तो राजा की तरफ होगी ही, तो राजा मिल गए तो फौज भी मिल जाएगी। तो राजा और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दिया और उनका जो है प्रसा के बड़े भूस्वामियों ने भी समर्थन किया। अब प्रसा के जो बड़े बड़े भूस्वामी हैं, राजा ने एक बार कह दिया भैया समर्थन नहीं करोगे मार देंगे, तो फिर समर्थन करना शुरू कर दिए। तो वहां के जो बड़े बड़े भूस्वामी है ना, उन्होंने भी उनका समर्थन करना शुरू किया, समर्थन किया। और उनके बाद प्रसा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। अब उसके बाद क्या हुआ कि प्रसा जो थी, प्रसा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया और उसका मुख्यमंत्री ऑटो वन बिस्मार्क, ठीक है, जो उसका मुख्यमंत्री था वो ऑटो वन बिस्मार्क इस प्रक्रिया का जनक था। मतलब ऑटो वन बिस्मार्क, देखो जर्मनी के एकीकरण का जनक कौन है, ऑटो वन बिस्मार्क, ऑब्जेक्टिव में आया है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को जो जनक है, जो मेन है, मुख्यमंत्री है, वो है ऑटो वन बिस्मार्क। कौन है? ऑटो वन बिस्मार्क इस प्रक्रिया का जनक था, जिसने प्रसा की सेना और नौकरशाही की मदद ली। जिन्होंने प्रसा की जो सेना है, जो प्रसा की सेना है और नौकरशाही, कुछ नौकर लोग थे, ठीक है, जो जिसके अंदर दया थी और अच्छे लोग थे, तो उन्होंने इनकी मदद ली। और 7 वर्ष के दौरान, 7 वर्ष के बाद, ठीक है, ऑस्ट्रिया, जो ऑस्ट्रिया है, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस, 3, एक है ऑस्ट्रिया, एक डेनमार्क, एक फ्रांस, 3 युद्धों में प्रसा की जीत हुई। तीनों युद्धों में जो प्रसा है उसकी जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। और जो एकीकरण की प्रक्रिया है वो क्या हुई, समाप्त हो गई, मतलब एकीकरण पूरा हो गया। अब ये सारा काम हो गया, युद्ध हो गया, युद्ध में जीत हो गई, तो फिर एकीकरण हो ही गया। तो एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई जनवरी 1871, याद रखना ये सन 1871 में वारसाय में एक समारोह में प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया। जो प्रसा के राजा थे विलियम प्रथम, उनको क्या किया गया, जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया। अगर बोर्ड एग्जाम में आए जर्मनी का प्रथम सम्राट किसे घोषित किया गया, तो याद रखना विलियम प्रथम को। कौन है? जर्मनी के प्रसा के राजा थे। ठीक है, और इस तरह 1871 में जर्मनी का एकीकरण हुआ। इस तरह से जो 1871 में जर्मनी का एकीकरण हो गया अच्छे से और पूर्ण हो गया। और मेन सन है कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ, 1871 में। इसका जो जनक था वो कौन था, ऑटो वन बिस्मार्क था। और सम्राट कौन घोषित हुआ गया, प्रसा के राजा विलियम प्रथम को सम्राट घोषित किया गया। ये सारे ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। तो ये हमारा हो गया बच्चों जर्मनी का एकीकरण, एक हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न, साथ में 2-3 ऑब्जेक्टिव भी आपके तैयार हो गए। तो इस प्रकार से आपके ऑब्जेक्टिव भी तैयार हो जाएंगे और आप ये पूरा तो लघु उत्तरीय प्रश्न तैयार ही हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो लघु उत्तरीय प्रश्न है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो माय डियर स्टूडेंट, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब बोर्ड एग्जाम में ये साले ने तबाही मचा के रखा है, मतलब आता ही है। ठीक है, तो जो आएगा उसको हम लोग धोएंगे, छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि उनको हमें बोर्ड एग्जाम में हिट कराना है और वही आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा जो मैं बता रहा हूं। ठीक है, अगर आपको नहीं विश्वास है तो जाओ, जो बच्चे हमसे पढ़ चुके हैं पूछ लेना एक बार। 1 महीना अगर सही से हमसे पढ़े होंगे 89%, और हमारा 80%, 85% कहीं नहीं गया। जो बच्चे 4 से 5 महीने हमारे साथ जुड़े हैं 90% कहीं नहीं गया। और जो मैं बताता हूं उसको अप्लाई करते हैं, वैसे पढ़ाई करते हैं, टॉपर बन जाओगे यार, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो भारतीय कृषि, जो भारत की कृषि है, बहुत सरल तरीके से लिखा हूं, 3 विशेषताएं। 3 विशेषताओं का मतलब है जो भारत की कृषि है उनकी 3 विशेषता बताइए। 3 विशेषता का मतलब है क्या चीजें हैं, क्या नहीं है, कैसे होती है, सब कुछ। तो भारतीय कृषि की 3 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। ठीक है, भारतीय कृषि की जो 3 विशेषताएं हैं वो निम्नलिखित हैं।
पहला देखो प्रकृति पर निर्भरता, जो प्रकृति है प्रकृति पर निर्भरता। भारतीय कृषि जो है मानसूनी वर्षा पर निर्भर करती है। जो भारतीय कृषि है वो किस पर निर्भर करता है? जो मानसूनी वर्षा होती है, मानसून की वर्षा पर निर्भर करती है। यही कारण है कि वर्षा की अनियमित भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था को सर्वाधिक प्रभावित करता है। यही कारण है कि जो हमारा भारतीय कृषि है अर्थव्यवस्था को सर्वाधिक प्रभावित करता है, ठीक है, वर्षा की अनियमित स्थिति, मतलब ठीक है। तो टाइम पे तो वर्षा होगी नहीं कि आप चाहो हमारा खेत सूख रहा है भैया वर्षा हो जाए, ठीक है, तो ऐसा होगा नहीं, और को सर्वाधिक प्रभावित करती है। और जिस वर्षा देखो यहाँ वर्षा, मानसूनी वर्षा नियमित होती हैं, मतलब नियमित, और कृषि उत्पादन की यथेष्ट मात्रा में प्राप्त होती हैं, ठीक है। मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होता ही है भारतीय कृषि में वर्षा के, अगर आप वर्षा पर निर्भर करते हो। कृषि की निम्न उत्पादकता, भारत में कृषि उपजों की प्रति हेक्टेयर उत्पादन अपेक्षाकृत अन्य देशों से कम है, जबकि भारत में बहुत सारे खेत हैं, बहुत अच्छे से खेती की जाती है, बट फिर भी कम है। और प्रति श्रमिक की दृष्टि से भारत में कृषि की औसत उत्पादकता केवल $105 है, केवल $105, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूसरा। हमें 3 विशेषताएं बतानी है, तो 2 विशेषताएं तो हम लोगों ने ऑपरेशन कर दिया है, तीसरे का ऑपरेशन करते हैं, मतलब समझते हैं। देखो खनन फसलों की प्रमुखता, भारतीय कृषि में खनन फसलों की प्रमुखता रहती है, क्योंकि 100 करोड़ से अधिक जनसंख्या के भरण पोषण के लिए ऐसा किया जाना आवश्यक है। मतलब 100 करोड़ से भी अधिक, अब तो 144-145 करोड़ जनसंख्या भारत की हो गई है, सबसे ज्यादा। तो इनके लिए भैया कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा लोगों को, वरना खाएंगे कैसे, कैसे रहेंगे। तो ये हमारे 3 ऐसी विशेषताएं हैं जो भारतीय कृषि की विशेषताएं हैं, ठीक है। तो तीनों तैयार कर लेना, 3 ही विशेषता आएगा, ठीक है, और 3 ही आएगा, 3 ही आपके पेपर में आता है और लघु उत्तरीय प्रश्न में। तो ये हमारी 3 विशेषताएं होंगी। क्वेश्चन नंबर 2 लघु उत्तरीय। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, संघवाद क्या है। जो संघवाद है वो क्या है और इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। जो संघवाद है वो बताना है और इसकी जो प्रमुख विशेषताएं उसको बताना है। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे, संघवाद के बारे में समझेंगे। आखिर जो संघवाद है वो है क्या। तो संघवाद जो है सरकार की एक प्रारूप है। जो संघवाद है सरकार का एक प्रारूप, मतलब दूसरा रूप है, ठीक है। जैसे हम लोग फोटोकॉपी कराते हैं वही, जिसमें सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उनकी विभिन्न अनुषंगिक इकाइयों के बीच बट जाती है, ठीक है। चलो विशेषताएं समझते हैं। पहला, यहां सरकारें 2 या 2 से अधिक वाली होती हैं, मतलब 2 या 2 से अधिक सरकारें होती हैं, सरकार होती हैं, मतलब 2 या 2 से अधिक वाली होती हैं। वाली का मतलब सत्ता वाली होती हैं, ठीक है। और जैसे हमारे बीजेपी है, समाजवादी है, ऐसे कई सारी होती हैं, तो इसी टाइप से। अगला, अलग अलग स्तर, मतलब स्तर लिख सकते हैं। यहाँ सरकारें 2 या 2 से अधिक स्तर कर सकते हो, स्तर वाली होती है, ठीक है। अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, पर कानून बनाने और कर वसूलने का प्रशासन उनका अपना अलग अलग अधिकार होता है। मतलब जो कानून बनाने का अधिकार होता है और कर वसूलने का अधिकार, अपना क्षेत्र अलग होता है कर वसूलने का और कानून बनाने का अधिकार, ठीक है, सबका अलग अलग होता है। तीसरा हम लोग समझते हैं भैया, संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। अगर कोई भी मौलिक प्रावधान है, कोई बड़ी चीज हमें चेंज करना है, तो कोई एक सरकार केवल नहीं बदल सकती। ऐसे बदलाव दोनों स्तरों की सरकारों में सहमति से होती है। ऐसे जो बदलाव होते हैं वो जब दोनों बातचीत करेंगे, दोनों सहमत रहेंगे, तभी ये बदलाव हो सकता है, वरना बदलाव नहीं होगा। बस ये समझना। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 4 पॉइंट, कि इस प्रकार संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य हैं, देश की एकता सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना तथा इसके साथ ही क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान करना हमें कर्तव्य है, ठीक है। तो संघवाद की 3 से 4 विशेषताएं हैं, और भी लिख सकते हो, आपको पता है तो लिखो, वरना कोई दिक्कत नहीं, इतने में आपको नंबर मिल जाएगा। बोर्ड एग्जाम की कॉपी में 2 पेज भर सकते हो, ठीक है। इसी को बढ़ा चढ़ा कर लिख देना। सामाजिक विज्ञान में चीजों को आप बढ़ा चढ़ा कर लिखो, आपको थोड़ा सा आता है उसको बना दो बड़ा सा, ठीक है। सोशल साइंस है, कितना याद करोगे, ठीक है। तो ये इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 सामाजिक विज्ञान की सभी महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे, ठीक है। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए पूरे बुक के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है एक ही वीडियो में देखेंगे। तो आज की इस वीडियो को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, ठीक है। और जो बोर्ड एग्जाम में 100% आएंगे ही आएंगे, तो इस वीडियो को प्लीज लाइक कर देना। अगर चैनल पर नया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। मैं आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करता हूं, ठीक है। तो चलो देखते हैं एक एक क्वेश्चंस को। तो पहला प्रश्न आप लोग देखो यहाँ,
लिखा हुआ है कि इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपके लॉन्ग क्वेश्चन में इटली का एकीकरण आता है एंड लघु उत्तरीय प्रश्न में जर्मनी का एकीकरण आता है, ठीक है। तो दोनों इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन देख रहे हैं तो हम लोग समझेंगे इटली का एकीकरण, कि आखिर इटली का एकीकरण कैसे हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो, जो इटली का एकीकरण का प्रक्रिया का आपको अच्छे से वर्णन करना है। देखो, सबसे पहले आपको यह बताना है कि 19वीं शताब्दी में इटली के एकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, जो निम्न प्रकार से है, ठीक है। जो 19वीं शताब्दी में जो इटली का एकीकरण हुआ था वो प्रक्रिया प्रारंभ हुई, यानी कि स्टार्ट हो गई। और जो इस प्रकार से हम लोग एक एक पॉइंट से समझेंगे। पहला पॉइंट, इस समय इटली अनेक वंशानुगत राज्यों व बहुराष्ट्रीय हैबसबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था। मतलब जो हमारा इटली था वो बिखरा हुआ था और हमें उसे एकीकृत करना था, उसका एकीकरण करना था, ठीक है। तो जो इस समय जो इटली है, इटली अनेक वंशानुगत राज्यों वह बहुराष्ट्रीय हैबसबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था, ठीक है। यहां तक समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। तो बिखरा हुआ था। एंड फिर दूसरा पॉइंट मैं आपको पॉइंट से समझाता हूं कि पॉइंट से समझोगे ना तो सबसे बेटर समझ में आएगा और सबसे बेटर मार्क्स भी मिलेगा, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में अगर पॉइंट टू पॉइंट लिखोगे तो एग्जामिनर समझता है कि सबसे बेस्ट उनको वही लगता है। मैंने बहुत सारे एग्जामिनर से पूछा है, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट है जो इटालवी है भाषा संपूर्ण इटली में नहीं बोली जाती थी। भाई इटली की भाषा है तो इटली की भाषा संपूर्ण इटली में बोली जानी चाहिए, क्योंकि ये इटली की भाषा है, ठीक है। एंड अनेक स्थानों पर इनके अनेक रूप प्रचलित थे। अब अनेक स्थानों पर जो भाषा है कई प्रकार की थी, मतलब कई प्रकार की भाषा बोली जाती थी, ठीक है। एंड तीसरा पॉइंट है कि सार्डिनिया पिडमार्ड ने प्रधानमंत्री, जो सार्डिनिया पिडमार्ड के प्रधानमंत्री हैं काबूर ने इटली के राज्यों को संगठित करने के लिए प्रारंभ हुए। जो हमारा इटली था वो बहुत सारे राज्यों में बिखरा हुआ था, चारों तरफ बिखरा हुआ था। तो सार्डिनिया पिडमार्ड के प्रधानमंत्री काबूर ने इटली के राज्यों को संगठित करने के लिए प्रारंभ हुए और आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया और फ्रांस व सार्डिनिया पिडमार्ड के बीच कूटनीतिक संधि हुई, ठीक है। ये हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं, ठीक है। एंड 4 नंबर पॉइंट है कि 1889 ईस्वी में सार्डिनिया पिडमार्ड ने ऑस्ट्रिया को पराजित किया और इस युद्ध में ज्यूसेppe गैरिबाल्डी के नेतृत्व में सैनिकों ने भी भाग लिया, ठीक है, सैनिकों ने भी भाग लिया। और लास्ट नंबर है 5वां नंबर पॉइंट कि 1861 में विक्टर इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया और 1870 ईस्वी में एकीकरण पूर्ण हुआ। जो 1870 ईस्वी में जो एकीकरण है वो पूर्ण हो गया था, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। बस ये 5 पॉइंट आप लोग याद रखना है इटली का एकीकरण के लिए, बस, ठीक है। ये 5 पॉइंट से आपका पूरा एकीकरण हो जाएगा। कुछ आप बनाकर भी लिख सकते हो, सामाजिक विज्ञान में कुछ आप बनाकर भी लिख सकते हो, मार्क्स आपको फुल मिलेगा। तो ये पहला हमारा क्वेश्चन था बच्चों, इटली का एकीकरण बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। तो स्टूडेंट अब हमारा आता है सेकंड नंबर क्वेश्चन बच्चों, बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ है 19वीं शताब्दी में अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों द्वारा बताए गए प्रकार के प्रवाहों का व्याख्या कीजिए। मतलब जो 19वीं शताब्दी में जो अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्री द्वारा बताए गए प्रवाह थे, विचार थे, उनका आपको व्याख्या करना है। माय डियर स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट है। 3 विचार बताए थे, 3 प्रवाह बताए थे, जो मैं आपको अभी बताऊंगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। आपसे रिक्वेस्ट है कि जितने क्वेश्चंस बता रहे हैं तैयार कर लेना, ठीक है। जितने अच्छे से तैयार करोगे उतना ज़्यादा मार्क्स आएगा। देखो, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विनिमयों में 3 तरह की गतियों या प्रवाहों तथा 3 प्रकार की गतियों की भाषा जो भारत और भारतीयों से संबंधित है। 3 प्रकार की जो हमारी गतियां हैं या प्रवाह हैं वो भारत से संबंधित हैं, भारत से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। तो का नंबर हम लोग देखते हैं बच्चों, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विनिमयों में 3 तरह की गतिविधियों का प्रवाह। सबसे पहले देखो, अर्थशास्त्रियों के द्वारा अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विनिमयों की 3 प्रकार की गतियों अथवा प्रवाहों का उल्लेख किया गया है, इस प्रकार से है। देखो, पहला व्यापार का प्रवाह, अंतरराष्ट्रीय जो अर्थशास्त्री ने बताया था, व्यापार का प्रवाह पहला हमारा प्रवाह है, पहला विचार है, वो समझते हैं,
ठीक है। तो व्यापार का प्रवाह का मतलब होता है कि पहला प्रवाह जो होता है व्यापार पर होता है। देखो किसी देश में व्यापार जितना ज़्यादा होगा, बिजनेस जितना ज़्यादा होगा, वो उतना ही ज़्यादा अमीर होगा, उतना ही ज़्यादा रिच होगा। तो पहला जो प्रवाह है वो व्यापार पर होता है और 19वीं शताब्दी में यह प्रवाह मुख्य रूप से वस्तुओं, कपड़ा, गेहूं आदि के व्यापार तक ही सीमित था। अब उस समय यही सारी चीज़ें ज़्यादा होती थी, कपड़ा हुआ, गेहूं हुआ, अनाज हुए, ये सब ज़्यादा होते थे। ठीक है, डिजिटल इंडिया नहीं था, तो उस समय इन्हीं सब का व्यापार किया जाता था। तो व्यापार का प्रवाह हमारा पहला है जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों ने बताया था। दूसरा हमारा बच्चों है श्रम का प्रवाह, मतलब श्रम का मतलब होता है कार्य, ठीक है, काम करने का प्रवाह। तो दूसरा प्रवाह है श्रम का प्रवाह कहलाता है, जिसमें लोग काम या रोजगार की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते हैं। ठीक है भाई, काम नहीं मिलेगा तो उनके घर खर्चा कैसे चलेगा, उनको पैसे कैसे मिलेंगे। तो काम यानी कि श्रम का प्रवाह का मतलब होता है, दूसरा हमारा जो प्रवाह है वो श्रम का प्रवाह है, कार्य का प्रवाह, जिसमें लोग काम या रोजगार नहीं रहेंगे, बेरोजगार रहेंगे तो काम कैसे चलेगा। तो रोजगार की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते हैं। तो तीसरा हमारा पॉइंट है पूंजी का प्रवाह। तो पूंजी का मतलब होता है, तीसरा पूंजी का प्रवाह कहा जाता है। इस प्रवाह के अंतर्राष्ट्रीय पूंजी को कम या अधिक समय के लिए दूर स्थित क्षेत्रों या बाहर के देशों में निवेश कर दिया जाता है। ठीक है भाई, आपको पूंजी का प्रवाह करना है तो मतलब तीसरा प्रवाह यही है कि पूंजी का प्रवाह कहा जाता है। और इस प्रवाह के अंतर्गत पूंजी कम या अधिक समय के लिए दूर स्थित क्षेत्रों या बाहर के देशों में निवेश कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये तीन हमारे हैं जो 19वीं शताब्दी के अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों द्वारा बताए गए थे। व्यापार का प्रवाह, श्रम का प्रवाह, पूंजी का प्रवाह। आप हेडिंग याद रखना, फिर आपको नहीं आता तो बनाकर लिख देना, कुछ भी लिख देना, आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप याद कर लेते हो तो आपके लिए गोल्डन चांस है बोर्ड एग्जाम में नंबर ज़्यादा लाने का। तो याद करने की कोशिश करना, याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो ये हमारा सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन है, सारे सॉल्यूशन के साथ मैं आपको समझा रहा हूँ बहुत अच्छे से, सॉल्व में सॉल्यूशन बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। तो अब हम लोग देखते हैं तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो माय डियर स्टूडेंट, अब हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब जो हमारा थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि मृदा अपरदन से क्या अभिप्राय है। जो मृदा अपरदन होता है, जिसमें भूमि का क्षरण होता है, तो मृदा अपरदन से क्या अभिप्राय है और मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी कारणों का वर्णन करो। आखिर जो हमारा मृदा अपरदन है वो कैसे होता है, किस तरह से होता है, कारण बताओ। ठीक है, कारण के साथ आपको समझाना है भाई मृदा अपरदन को। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपने समझ लिया तो बोर्ड एग्जाम में पूरा तबाही मचा दोगे, धुआं कर दोगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितने भी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हम आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ ला सकें। ठीक है, और आप लोग उसका फ़ायदा उठाओ, बोर्ड एग्जाम में 95% लाओ। ठीक है, तो भूमि के कटाव और उनके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। ठीक है, जो भूमि होता है, मृदा होता है, मृदा के कटाव और उनके बहाव, भाई जब मृदा कटेगा तो मृदा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा, तो उसका अपरदन हुआ, मतलब उसका क्षरण हुआ। ठीक है, और बहाव में भी उसका क्षरण ही होता है। तो इस प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। और मृदा के बनने और अपरदन की क्रियाएं जो आमतौर पर साथ साथ चलती हैं। ठीक है, जो मृदा होता है, मृदा बनता भी रहता है साथ साथ, और उसकी अपरदन की क्रियाएं भी होती रहती हैं। ठीक है, किंतु विभिन्न मानवीय क्रियाओं से मृदा अपरदन तेजी से होने लगते हैं। भाई विभिन्न जो मानव के द्वारा किए गए कार्य हैं उसके द्वारा जो मृदा अपरदन है वो तेजी से होने लगता है। पहला भौतिक कारक क्या है, भौतिक कारण क्या है भाई मृदा अपरदन का। मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी मुख्य भौतिक कारक निम्नलिखित हैं। पहला, ढाल वाली भूमि पर अपरदन समतल भूमि की अपेक्षा ज़्यादा होता है। भाई जो ढाल वाली भूमि होता है, अगर ऐसे ढाल है तो भाई वहाँ मृदा नीचे नीचे धीरे धीरे नीचे जाएगा ना, तो वहाँ अपरदन होगा ही ज़्यादा। और जो समतल भूमि होता है वहाँ मृदा अपरदन कम होगा। तो जितनी ढाल वाली भूमि है उनको कोशिश करो समतल हो जाए, ठीक है, बराबर हो जाए, वही मृदा हो, उसी मृदा से बराबर कर दिया जाए ताकि मृदा अपरदन भी ना हो और वो मृदा जो है काम में आ जाए। दूसरा पॉइंट है तीव्र व मूसलाधार वर्षा से भी मृदा अपरदन होता है। भाई तीव्र जो हमारी बहुत तेज जब वर्षा होती है तो जो पानी तेजी से भूमि पर गिरेगा तो वो जो मृदा है वो धीरे धीरे बहने लगती हैं। जब पानी ऐसे से बहता है तो उसी के साथ मृदा भी बहने लगती हैं। तो वो जो मृदा बहने लगता है तो वहाँ से भी मृदा अपरदन होता है और यह मृदा की ऊपरी परत को अपने साथ साथ बहाकर ले जाती हैं। अब जो मृदा का ऊपरी परत है, ऊपर वाला परत है, वो उसके साथ साथ बह जाती हैं, तो इससे भाई मृदा अपरदन होता है। तीसरा पॉइंट है पवन जब आंधी आती है, जो पवन है यानी कि हवा से जब आंधी आती है तो भी मृदा अपरदन होता है।
तो भाई देखो, सिंचाई से भी मृदा अपरदन होता है, भौतिक कारक यानी कि मूसलाधार वर्षा भी से भी मृदा अपरदन होता है, तेज हवा चलेगा, आंधी आएगा तो भी मृदा अपरदन होता है, और ढाल क्षेत्र जो भूमि होता है, खेत होता है, वहाँ से भी मृदा अपरदन होता है। ये कुछ भौतिक कारक हैं। अब मानव द्वारा जो किए गए कार्य हैं उसके द्वारा मृदा अपरदन देखो, मानवीय कार्य जो मानव के द्वारा किया गया कार्य है जिससे मृदा अपरदन होता है। निम्नलिखित कुछ मानवीय कारक भी मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी हैं। मृदा अपरदन के लिए कुछ मानवीय कारक भी उत्तरदायी हैं, वो हम लोग समझते हैं एक एक पॉइंट को अच्छे से, ताकि आप लोग बोर्ड एग्जाम में धमाका करो। ठीक है, तो चलो देखते हैं मानवीय अपरदन। तो स्टूडेंट, जो हमारा पहला पॉइंट है यहाँ देखो, पशुओं द्वारा अत्यधिक चराई से भूमि पर वनस्पति का आवरण समाप्त हो जाता है। जब पशु जो होते हैं, जानवर होते हैं, वो भूमि पर जो घास है जो उसे चरते हैं, तो फिर वहाँ से जो मृदा है वहाँ से भी अपरदन होता है। ठीक है, और इस स्थिति में मृदा पर जल और वायु का प्रभाव तेजी से पड़ता है, तीव्र पड़ता है। जब ऊपर का जो आवरण है वो खत्म हो जाएगा तो वहां से और तेजी से मृदा अपरदन होता है। दूसरा पॉइंट है, वृक्षों की जड़ें मृदा की रक्षा करती हैं, वनों के कटाव से भी मृदा अपरदन होता है। जब वन का कटाव कर दोगे तो वहां से भाई उनकी जड़ें भी समाप्त हो जाएंगी, तो इससे और तेजी से मृदा अपरदन होता है। क्यों? क्योंकि जो वृक्ष की जड़ें होती हैं वो इनकी रक्षा करती हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट है कि कृषि के गलत तरीके से भी मृदा अपरदन होता है। जब कृषि आप गलत तरीके से कृषि खेती करोगे तो भी मृदा अपरदन होगा। एंड लास्ट नंबर पॉइंट है, खनिज पदार्थ निकालने के लिए खनन कार्य से भी मृदा अपरदन होता है। जब कहीं हम खुदाई करते हैं, खनन करते हैं, तो खनन करेंगे तो वहां से भी मृदा अपरदन होता है। तो ये हमारे मृदा अपरदन है मानवीय द्वारा, जो मानव के द्वारा मृदा अपरदन किया जाता है, एंड जो भौतिक द्वारा खुद ब खुद मृदा अपरदन होती है। ठीक है, तो मृदा अपरदन का टॉपिक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया। मैंने आपको समझा दिया मृदा अपरदन क्या है, भौतिक कारक और मानवीय कारक, दोनों चीज मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, तो पसंद आए लाइक करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो माय डियर स्टूडेंट, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा अथवा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं? जो हमारे परिवहन है तथा संचार के जो साधन हैं वो किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं? ठीक है, तो आंसर समझो कि वस्तुओं, सेवाओं तथा लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना परिवहन कहलाता है। जो हमारा वस्तु होता है, वस्तुओं और कोई भी सेवाओं तथा लोग जो होते हैं, व्यक्ति होते हैं, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाओगे तो वही तो परिवहन कहलाएगा। परिवहन का मतलब होता है आना जाना। ठीक है, और यदि परिवहन 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों से किया जाता है, स्थल, जल तथा वायु। ठीक है, इन 3 महत्वपूर्ण जगह से हमारा परिवहन होता है। स्थल यानी कि हमारी भूमि से भी परिवहन होता है, जल से भी होता है, और वायुयान वगैरह वगैरह से भी होता है। अब संचार देखो, अभी हम लोगों ने समझा कि हमारे जो पहला पॉइंट हम लोगों ने समझा कि परिवहन के बारे में, जो हमारा परिवहन। अब संचार के बारे में समझ लो कि संचार के साधन वे साधन है जिनका प्रयोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेश भेजने के लिए किया जाता है। जिस प्रकार से हमारे लिए परिवहन इंपॉर्टेंट है, उसी प्रकार से हमारे लिए संदेश भी इंपॉर्टेंट है। तो संचार के साधन जो हैं वे जिनका प्रयोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर संदेश भेजने के लिए किया जाता है, ये दोनों ही किसी देश की जीवन रेखाएं कहे जाते हैं। चाहे आपका संचार का साधन हो, चाहे परिवहन साधन हो, ये दोनों हमारे देश की जीवन रेखाएं हैं जो महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, और इम्पोर्टेंट है। अब देखो 3 पॉइंट समझा देते हैं ताकि आप लोगों को पॉइंट से समझ में आएगा तो ज़्यादा बेटर आप बोर्ड एग्जाम में करके आओगे और अपने से भी कुछ लिख कर आओगे। देखो, एक देश की विकास की गति वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के साथ साथ उनके एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन की सुविधा पर भी निर्भर करता है। इस परिवहन साधन महत्वपूर्ण है। भाई किसी देश में किसी चीज़ का उत्पादन होता है, चाहे वस्तु हो चाहे सेवा हो, किसी भी चीज़ का उत्पादन होता है, तो वो उत्पादन होने के बाद उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना पड़ेगा। अगर नहीं ले जाओगे तो उसका उत्पादन का कोई फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि बिजनेस करना है तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ेगा। वही है, तो परिवहन साधन से ही तो हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। तो ये हमारे जीवन की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमारे जीवन के लिए, हमारे देश के लिए। ठीक है, और ये हमारी अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा कहलाते हैं। अब दूसरा पॉइंट समझो यहाँ कि भारत अपने विशाल आकार, विविधताओं, भाषाई तथा सामाजिक व सांस्कृतिक बहुलताओं के बावजूद संसार के सभी क्षेत्रों में सुचारू रूप से जुड़ा है। इसका कारण अच्छे परिवहन तथा संचार के साधन है।
इसका जो कारण है, मेन रीज़न है, वो आपके संचार हैं जिसके द्वारा हम चीज़ों को सुनते हैं, और परिवहन है, ठीक है। परिवहन यानी कि जो हमारे परिवहन होते हैं, तो ये मेन कारण है जिससे हमारे देश में हर एक खबर आपको मिलता रहता है, हर एक चीज़ एक स्थान से दूसरे स्थान तक आती जाती रहती है। तो ये हमारे परिवहन और संचार के साधन ही हैं। और तीसरा देखो, युद्ध के समय इस साधनों का महत्व तो बढ़ जाता है। इसके द्वारा सारा देश सेनाओं की सहायता कटिबद्ध हो जाता है। हथियारों, गोला बारूद तथा सरद पहुंचाने का काम आसान हो जाता है। भाई खबर भी आपको मिलता रहता है संचार के द्वारा, और वस्तुओं को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। युद्ध के समय इनका जो वैल्यू है, जिसे कहते हैं वैल्यू, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 तक आपको समझ में आ गया ना, बहुत अच्छे से। भाई परिवहन तथा संचार के साधन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग नागरिक शास्त्र का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सारा क्वेश्चन आपको कंप्लीट कर लेना है। अभी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बाद में तो भाई रिक्वेस्ट नहीं करेंगे। जब पेपर में जाओगे तो कहोगे सर ने कहा था अगर मैं पढ़ लेता तो टॉपर बन जाता, तो हम पास हो जाते, तो हमारे 85% आ जाते। मतलब सोचना ही सोचना पड़ेगा, क्योंकि नंबर कितने भी आ जाएं और आप सोचोगे काश थोड़ा और पढ़ लेते तो इतना आ जाता। सारे की ये प्रॉब्लम है, आपकी ही नहीं, सारे का। तो लोकतंत्र की किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है कि जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है, ठीक है, ये आपको बताना है। देखो, लोकतांत्रिक व्यवस्था उत्तरदायी, जिम्मेवार वह वैध सरकार का गठन करती है, निम्न तथ्यों से समझा जा सकता है, निम्न रूपों से समझा जा सकता है। एक एक को हम लोग समझेंगे। पहला, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, देखो सभी लोकतांत्रिक देशों में एक निश्चित अवधि के बाद चुनाव कराए जाते हैं। भाई सारे देश में चुनाव कराए जाते हैं। अगर एक लोग जीत जाते हैं तो कुछ समय के बाद फिर से चुनाव होता है, और फिर कौन जीतता है वो जनता के ऊपर निर्धारित होता है। तो सभी लोकतांत्रिक देशों में एक निश्चित अवधि के बाद चुनाव कराए जाते हैं। ये चुनाव निष्पक्ष होते हैं और सभी दल स्वतंत्र रूप से अपने जिम्मेवार को खड़ा करते हैं। सभी दल अपने जिम्मेवार या उम्मीदवारों को खड़ा करते हैं, ठीक है, उम्मीदवारों को खड़ा करेंगे ताकि वो चुनाव में लड़ें और जीतें, हारें, जो भी होगा। जनता इन्हें मत देती है और प्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी भी होती है। अब देखो, जो प्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी होगा उन्हें ज़्यादा मत मिलेगा। जो मतलब जनता जिसे चाहे उसे बना सकती है, जिसे चाहे उन्हें बिगाड़ भी सकती है। तो जनता के हाथ में बहुत बड़ी शक्ति होती है। जो सरकार को बनाता बिगाड़ता जनता के द्वारा ही होता है, ठीक है। अगला देखो पॉइंट, सेकंड नंबर पॉइंट देखो, कानून पर खुली चर्चा। लोकतांत्रिक देशों में जो सरकार होता है, जो भी कानून बनाती है, सरकार जो भी कानून बनाती है, ठीक है, वह एक लंबी प्रक्रिया के बाद बनता है। मतलब जो देखो, कोई भी चीज़ आसान नहीं होता है, ठीक है। अब लोकतांत्रिक देशों में जो सरकार होती है, सरकार जो भी कानून बनाती है एक लंबी प्रक्रिया के बाद बनता है। लोगों को लगता है ये तुरंत कानून बन गया, ये तुरंत अधिकार लॉन्च हो गया, ये तुरंत नोटबंदी हो गया, लेकिन नहीं, ये सब प्रक्रियाएं बहुत लंबी चलती हैं, बहुत ज़्यादा इस पर बातचीत किया जाता है, तब ये सब होता है। और उस पर पूरी बहस तथा विमर्श किया जाता है। उस पर पूरी बहस किया जाएगा, अच्छे से बात किया जाएगा, विमर्श किया जाएगा, तो उसे जनता के समक्ष रखा जाता है। तब उसे जनता के समक्ष रखा जाता है, तब उसे जनता को पता चलता है, जब वो लीक होता है, बताया जाता है सरकार के द्वारा कि आज नोटबंदी हो गया 12 बजे। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। तीसरा पॉइंट समझो, अधिकार यानी कि सूचना का अधिकार। लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों को सरकार तथा कामकाज के बारे में अधिकार प्राप्त होता है। मतलब जो लोकतांत्रिक देश होते हैं, लोकतांत्रिक देशों में जो नागरिक होते हैं, नागरिकों को सरकार कामकाज के बारे में अधिकार प्राप्त होता है। तो सूचना अधिकार में भाई कामकाज का अधिकार जो है उसको प्राप्त होता है, उसकी जानकारी मिलती है, ठीक है। ये सूचना अधिकार के अंतर्गत आता है। अभी हमारे और भी पॉइंट है, शायद देख लेते हैं। इसी में एक पॉइंट और है स्टूडेंट, एक पॉइंट है ये कि जवाबदेह सरकार का गठन। जवाबदेह सरकार का गठन समझ लो। लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक ऐसा सरकार का गठन होता है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था होता है उसमें ऐसा सरकार का गठन होता है जो कायदे कानून को मानती हैं, जो कायदे कानून को मानती हैं और लोगों को प्रति जवाबदेह होती हैं, लोगों को जवाब देती हैं, जो भी सही है गलत है सब कुछ बताती हैं। और लोकतांत्रिक सरकार नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदार बनाने और खुद को उनके प्रति जवाबदेह बनाने वाली कार्य विधि भी विकसित कर लेती हैं।
ठीक है, तो ये हो गए हमारे बच्चों जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमारा जो लोकतंत्र है वो किस प्रकार एक जिम्मेवार उत्तरदायी वैध सरकार का गठन करता है। तो ये 4 पॉइंट लिख कर आना, एक भी नंबर एग्जामिनर नहीं काट पाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में हर बार अपना परचम लहराता है, वही क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 समझो कि भारत में विदेशी व्यापार के 3 विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। जो भारत है, इंडिया है, उसमें जो विदेशी व्यापार होते हैं उनके 3 महत्वपूर्ण विशेषताओं का वर्णन करना। तो भारत में विदेशी व्यापार के 3 विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला, प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण उपयोग। एक देश ऐसी उद्योगों की स्थापना एवं संचालन करता है जिससे उसे अधिकतम तुलनात्मक लाभ प्राप्त हो। भाई उद्योग वही अच्छा होता है जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सको। ठीक है, और ऐसा नहीं कि 35 लाख आपने बिजनेस में लगाया और 36 लाख लॉस हो गया ऐसा बिजनेस ना करो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले वो बिजनेस अच्छा होता है। तो लाभ प्राप्त हो और उस बाजार में अधिक उत्पादित वस्तुओं को बेचता है जहां उसे वस्तुओं का सबसे अधिक मूल्य मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण उपयोग। भाई प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके अच्छे अच्छे चीज़ों को बनाते हैं और उस मार्केट में उन्हें बेचते हैं जहां उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। दूसरा पॉइंट समझ लो स्टूडेंट कि औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहन, औद्योगिकीकरण का प्रोत्साहन। विदेशी व्यापार के माध्यम से देशों में उद्योग धंधे को विकसित करने के लिए आवश्यक उपकरण, कच्चा माल व तकनीकी ज्ञान सरलता से उपलब्ध होता है। फलतः देश में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन मिलता है। भाई औद्योगिक विकास को तो प्रोत्साहन मिलेगा ही, क्योंकि जितना ज़्यादा देश विकसित होगा, जितना विकास करेगा, उतना ही ज़्यादा हमारे औद्योगिकीकरण को भी प्रोत्साहन मिलेगा। ठीक है, अगला पॉइंट, तीसरा नंबर पॉइंट हमारा है स्टूडेंट यहाँ कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं सद्भावना में वृद्धि। विदेश व्यापार, जो विदेशी व्यापार के फलस्वरूप विभिन्न देशों के नागरिक एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। अब भाई एक देश के नागरिक दूसरे देश के नागरिक में संपर्क में आएंगे तो कुछ ना कुछ जानकारी होगा, मित्रता बढ़ेगी, सांस्कृतिक भावनाएं, सब कुछ सहयोग बढ़ेगा। तो एक दूसरे के विचार एवं दृष्टिकोण से परिचित होते हैं, तो एक दूसरे से परिचित होते हैं, उनकी सांस्कृतिक सहयोग विश्वास में वृद्धि होती है, उनके विश्वास में भी वृद्धि होती है। तो ये 6 हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। और भी क्वेश्चंस आप तैयार कर लेना, क्योंकि मैंने आपको जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो बता दिया है, और भी वीडियोस लाई जाएंगी। तो ये हमारे हैं क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। आज का ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो दिल से एक लाइक कर देना, और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करना कि मैं आप लोगों को अच्छे से और भी वीडियोस दे सकूं। तो चलो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।